नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी को राजशाही उत्तराखंड के मुखिया की कुर्सी। बीजेपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम बने पुष्कर सिंह धामी। धाकड़ फैसलों और जनता से जुड़ाव ने दिया साथ। हरिद्वार में कांवड़ियों का भव्य स्वागत करने की तैयारी में उत्तराखंड सरकार। सीएम धामी ने ली बड़ी बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने नाम वाले फरमान पर जताई आपत्ति। कहा, सदियों से चली आ रही कांवड़ी यात्रा में नहीं हुआ कोई विवाद, अब पहचान बताकर फसाद कराना चाहती है बीजेपी सरकार। और काशीपुर के कुंडेश्वरी में 5 मजारों पर चढ़ाव। पीला पंजा ध्वस्तीकरण से पहले थमाया था नोटिस, नहीं मिला जवाब, तब हुआ लैंड जिहाद पर प्रहार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड की मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने इतिहास रच दिया है। उत्तराखंड में नेतृत्व की नई मिसाल पेश करते हुए पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के सबसे लंबे कार्यकाल तक सीएम की कुर्सी संभालने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। हालांकि अभी उन्हें एनडी तिवारी के कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ना बाकी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुखिया ने रचा इतिहास, सीएम की कुर्सी धामी को आई रास। बीजेपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम बने धामी। जनता से जुड़ाव धामी की बनी ताकत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इतिहास रच दिया है। प्रदेश में सियासी स्थिरता लाते हुए पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के सबसे लंबे समय तक सीएम की कुर्सी संभालने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। बीजेपी के लिए उत्तराखंड में सीएम धामी का कार्यकाल मील का पत्थर साबित हो रहा है। उन्होंने न केवल संगठन में स्थिरता और विश्वसनीयता का नया पैमाना स्थापित किया है, बल्कि सूबे की सियासत में भी एक मजबूत छवि गढ़ी है। बता दें कि उत्तराखंड की राजनीति में नेतृत्व हमेशा अस्थिरता का शिकार रहा है, लेकिन जब बात पुष्कर सिंह धामी की आती है तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लंबे समय से राज्य के सीएम हैं। इससे पहले कांग्रेस के एनडी तिवारी ही एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अब एनडी तिवारी के बाद सीएम धामी का नाम दर्ज हो गया है। 3 साल और 358 दिन की इस अवधि ने उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने 3 साल 357 दिन तक सीएम की कुर्सी संभाली थी, उनसे एक कदम आगे खड़ा कर दिया है। बता दें कि सीएम धामी को सूबे के मुखिया की कमान ऐसे समय पर सौंपी गई थी जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता थी। सीएम धामी का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल साल 2021 में शुरू हुआ था। 10 मार्च 2021 को बीजेपी हाईकमान ने अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करने से एक सप्ताह पहले ही तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस्तीफा ले लिया था। साल 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अचानक इस्तीफे के बाद लोकसभा सांसद रहे तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया गया, लेकिन केवल 2 महीने के बाद ही उन्हें हटा दिया गया और फिर पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश की कमान सौंपी गई। तब से लेकर आज तक सीएम धामी ने प्रदेश के मुखिया की कुर्सी को बखूबी संभाला है। सीएम धामी ने कमान संभालते ही न सिर्फ माहौल को बदला, बल्कि जन भावनाओं को भी अपने पक्ष में मोड़ लिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने ऐतिहासिक वापसी की, तो ये साफ हो गया कि धामी ने जनता का विश्वास जीत लिया है। इन 4 सालों में धामी की सबसे बड़ी ताकत रही है उनका जनता से जुड़ाव। वो कभी आपदा में अभिभावक की भूमिका में दिखे, तो कभी युवाओं के साथ दोस्त की तरह संवाद करते नजर आए। महिलाओं के कार्यक्रमों में भी वो कभी बेटे तो कभी भाई के रूप में मंच साझा करते नजर आए। ये वही भावनात्मक जुड़ाव है जिसने उन्हें जनता का मुख्यमंत्री बना दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कड़े और बड़े फैसलों ने उन्हें धाकड़ धामी का टैग दिला दिया। अपने कार्यकाल में सीएम धामी ने सख्त नकल विरोधी कानून, भूमि कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी जैसे बड़े फैसले लिए।
दरअसल 2017 में उत्तराखंड की सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री के बदलाव को लेकर जो फैसले लिए उसने सबको चौंका दिया। एक ही कार्यकाल में बीजेपी ने राज्य को 3 मुख्यमंत्री दे डाले। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत और फिर बारी आई पुष्कर सिंह धामी की। 4 जुलाई 2021 को जब पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली तो हर कोई हैरान रह गया। दूर दूर तक किसी ने सोचा तक नहीं था कि बीजेपी जिस चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रखेगी वो पुष्कर सिंह धामी होंगे, क्योंकि कयासों का बाजार तो गर्म था और इस हिसाब से राजनीति के जानकार सीएम की रेस में कई नामों की लिस्ट तैयार करने में लगे थे। लेकिन सभी कयासों को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। आज पुष्कर सिंह धामी ने इतिहास रचते हुए खुद को उन मुख्यमंत्री की लिस्ट में शामिल किया है जिन्होंने राज्य में सियासी स्थिरता को देने का काम किया। अपने काम को लेकर न सिर्फ सीएम धामी ने राज्य की जनता का विश्वास जीता है, बल्कि केंद्र नेतृत्व में भी अपनी अच्छी पकड़ बनाई है। बीजेपी ने जिस युवा चेहरे पर दांव लगाया था, अपने कार्यों के जरिए सीएम धामी न सिर्फ हाईकमान की उम्मीदों पर खरे उतरे, बल्कि राज्य की राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बना ली। उत्तराखंड सरकार इस साल भी हरिद्वार में कांवड़ियों का भव्य स्वागत करने की तैयारी में है। गुरुवार को हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कांवड़ मेले के भव्य आयोजन पर जोर दिया। साथ ही अधिकारियों ने यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि देवभूमि शिव भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। वहीं सीएम धामी ने बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे पर आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है, अमरनाथ यात्रा भी शुरू है और कांवड़ यात्रा के लिए हम लोग यहाँ पर सभी अच्छे प्रबंध हों, आने वाले कांवड़ यात्रियों को उनकी यात्रा ठीक प्रकार से संपन्न हो, उसके निमित्त आज यहाँ पर सभी विभागों की एक समीक्षा बैठक भी यहाँ पर कर रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि ये यात्रा हमारी भव्य हो, दिव्य हो, सभी कांवड़ यात्री का अच्छा अनुभव लेकर जा सकें। उधर मंगलौर के कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने धामी सरकार के नाम वाले फरमान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन का कहना है कि कांवड़ यात्रा सदियों से चली आ रही है, अब तक कोई विवाद नहीं देखने को मिला, बावजूद इसके बीजेपी सरकार नफरत फैला रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले प्रतिष्ठानों पर दुकानदार का नाम, लाइसेंस और पहचान पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य किया है। सदियों से कांवड़ चलती चली आ रही है। ये अभी जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरे टर्म में आई है, इन्होंने ये नई नई प्रक्रियाएं शुरू की गई कर रहे हैं। यहाँ कभी किसी विवाद की कोई सूचना नहीं आई, लेकिन इनकी सरकार के चलते इस तरह की बातें आ रही हैं। अब अपनी प्रशासनिक विफलताओं को छुपाने के लिए और अपने कुप्रबंधन को छुपाने के लिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सरकार पर पंचायतों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। हरदा ने कहा कि धामी सरकार अब भी चुनाव टालने की फिराक में थी, लेकिन जब कांग्रेस ने इसके खिलाफ हल्ला बोल किया तो सरकार को मजबूरन चुनाव का ऐलान करना पड़ा। बता दें कि हरदा ने पंचायत प्रत्याशियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों में चुनाव से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। सभी अभ्यर्थियों को, उम्मीदवारों को जो नामांकन कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। पंचायतें मजबूत हों तो लोकतंत्र मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा। और ये तो सरकार षड्यंत्रपूर्वक पंचायतों को कमज़ोर कर रही थी, इसलिए हमने निरंतर जब चुनाव टाले आवाज़ उठाई और प्रशासक व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई। अब प्रशासक व्यवस्था में कितना बड़ा भ्रष्टाचार होता है उसका मेरे पास कुछ फोटोग्राफ आए हैं जो सेंट्रल खरीद हुई है और उसके परिणाम स्वरूप क्या कुछ गाँव को मिला है। तो ये इसीलिए तय किया गया
जब पंचायतों को बहुत अधिकार दिए गए, वित्तीय अधिकार दिए गए, तो उस समय संविधान संशोधन के जरिए कहा गया कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि से दूसरा निर्वाचित प्रतिनिधि पावर लेगा, पद ग्रहण करेगा। भाजपा ने सब तोड़ दिया क्रम जो है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अक्सर ही अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। पहले 27 का चुनाव नहीं लड़ने का बयान दिया, फिर संगठन के लोगों को भी ज्ञान दे दिया। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जो रिएक्ट किया, उस पर हरदा के बयान से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हरीश रावत फिर से मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कुछ समय पहले एक बयान दिया था, जिसमें हरीश रावत ने कहा था कि संगठन के लोगों को चुनाव लड़ने के बजाय लड़वाना चाहिए, जिससे पार्टी को फायदा होता है। साथ ही उन्होंने कहा था कि वो 2027 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो चुनाव लड़ाने पर ज्यादा फोकस करेंगे। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चली कि हरीश रावत चाहते हैं कि जो लोग संगठन में हैं वो चुनाव ना लड़ें। अब इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बयान देते हुए कहा कि चुनाव किसको लड़ना है या किसको नहीं लड़ना, यह हाईकमान के हाथ में होता है। अगर हरीश रावत चाहते हैं कि करण माहरा चुनाव ना लड़े तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव में प्रचार करने का काम करूंगा। देखिए, रावत जी का अपना सुझाव है, अनुभव है, और अब वो किस मंशा से कह रही है वही ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा उसका पालन सभी करेंगे। और मुझे भी अगर चाहते हैं हरीश रावत जी मैं चुनाव ना लड़ूं तो मैं तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी प्रचार करूँगा। करण माहरा के बयान के बाद हरीश रावत ने भी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि मैंने ये बात सामान्य तौर पर कही, किसी को ध्यान में रखकर नहीं कहा गया। हरीश रावत ने कहा कि अगर फिर भी ऐसा कोई संदेश गया है तो उसके लिए वो माफी मांगते हैं। मैंने तो सामान्य तौर पर किसी को ध्यान में रख करके बात नहीं कही, और मैंने जनरल बात कही। चुनाव लड़ाने का दायित्व, जिम्मेदारी तो संगठन ही की होती है ना, और उसके हम सब हिस्सा हैं। तो हम सबको चुनाव में लड़ाना, काम सौंपना, ये संगठन का काम होता है। तो इसमें ये बात कहाँ से आई कि अमुक व्यक्ति लड़ेगा या अमुक व्यक्ति नहीं लड़ेगा, ये मेरा कोई वो नहीं है। मैं और ये तय करने वाला मैं होता भी कौन हूँ, और मैं ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कहता। यदि किसी कारणवश ऐसा संदेश गया है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अब करण माहरा के बयान के बाद हरीश रावत भले ही माफी मांग रहे हों, लेकिन उनके इस कदम से तो ये साफ लगता है कि हरीश रावत 2027 के विधानसभा चुनाव की कमान अपने हाथ में रखना चाहते हैं, क्योंकि कैंपेन लीड या तो प्रदेश अध्यक्ष करता है या फिर जो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है वो कैंपेन को लीड करता है। अब ऐसे में सवाल है कि 2027 चुनाव में नाना करते करते क्या फिर से हरदा मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब तो नहीं देखने लगे। उत्तराखंड में ग्लेशियर झीलों का खतरा मंडरा रहा है। कई ऐसी झीलें हैं जो बेहद खतरनाक स्थिति में हैं और ये उत्तराखंड में तबाही ला सकती है। वाडिया इंस्टीट्यूट की एक नई रिपोर्ट ने इसे लेकर चेताने का काम किया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड पर मंडरा रहा ग्लेशियर झीलों का खतरा। खतरनाक स्थिति में कई झीलें। वाडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ने चेताया। साल 2013 की वो दिल दहला देने वाली केदारनाथ त्रासदी शायद ही कोई भूला होगा, जहां एक ग्लेशियर झील ने सब कुछ तबाह कर दिया था। हजारों जानें गईं, सैकड़ों परिवार उजड़ गए और पूरे भारत ने देखा कि ग्लेशियर झील का फटना किस हद तक विनाश ला सकता है। और अब एक बार फिर उत्तराखंड पर ग्लेशियर झीलों का खतरा मंडरा रहा है। वाडिया इंस्टीट्यूट की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 1000 वर्ग मीटर से ज्यादा आकार की 426 ग्लेशियर झीलें पाई गई हैं, जिसमें 25 झीलें बेहद खतरनाक स्थिति में हैं। सोचिए, अगर ये फटी तो उत्तराखंड में कितना बड़ा कहर ढा सकती है। अभी हमने रिसेंट में एक स्टडी की है जिसमें उत्तराखंड के एरिया में हमने बड़ी लेक, मतलब 1000 स्क्वायर मीटर से बड़ी लेकों का अध्ययन किया है। तो ये लेक हमें जो है करीब करीब 426 लेक के लगभग है। ये बड़ी लेक है जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर है। और इन लेकों का आइडेंटिफाई किया, उनके मोरीन के बेसिस पे, इनके स्लोप के बेसिस पे और उनकी कंडीशंस के बेसिस पे हमने देखा कि यहाँ पे जो है उत्तराखंड के अंदर लगभग 25 लेक जो है जो संवेदनशील लेक है, 25 लेक है।
इन लेक को फिर कैटेगराइज किया हमने, तो कैटेगराइज करके हमने पाया कि इन लेकों में से जो है जो 6 लेक जो है वो अति संवेदनशील लेक है, मतलब जो हमेशा बहुत तेज़ी से जो है ग्लेशियर्स जो है इसका अपना वॉल्यूम, बेसिकली उस लेक का वॉल्यूम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये कभी आने वाले भविष्य में जो है खतरा उत्पन्न कर सकती है। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति इसे प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से बेहद संवेदनशील बनाती है। खासकर मानसून के मौसम में पहाड़ी इलाकों में अक्सर आपदा जैसे हालात बन जाते हैं। मानसून में यहाँ भूस्खलन, बाढ़ और सड़कें टूटने जैसी घटनाएं आम हैं। इन्हीं आपदाओं में से एक है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF। जब बर्फीले इलाकों में मौजूद ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं तो उनके आसपास झीलें बनती हैं। समय के साथ इन झीलों का आकार बढ़ता है और अगर इनमें मौजूद प्राकृतिक बांध टूट जाए तो झील का पानी एक झटके में नीचे की घाटियों में बह निकलता है और भारी तबाही मचा देता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में ऐसी खतरनाक 25 झीलें हैं जो अलग अलग नदियों के बेसिन में मौजूद हैं। आंकड़ों के लिहाज से यदि देखें तो अलकनंदा बेसिन में 9 झीलें, धौली गंगा 6 झीलें, भागीरथी 5 झीलें, काली और गौरी गंगा 2-2 झीलें, भिलंगना 1 झील। इन क्षेत्रों में अगर कोई झील टूटी तो पूरा इलाका मलबे और पानी में डूब सकता है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी और 2021 की चमोली आपदा जैसी घटनाएं साफ बताती हैं कि राज्य में ग्लेशियर झीलों पर गंभीरता से निगरानी और प्रबंधन की जरूरत है। वाडिया इंस्टीट्यूट सालों से उत्तराखंड में बढ़ती ग्लेशियर को लेकर खतरे पर काम कर रहा है। राज्य में लगातार इन ग्लेशियर लेक्स पर मॉनिटरिंग की जरूरत है ताकि वक्त रहते इससे बचा जा सके। उधर काशीपुर में जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कुंडेश्वरी में बड़ी कार्रवाई की। सरकारी सीलिंग भूमि पर बनी 5 अवैध मजारों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। एसडीएम अभय सिंह ने बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय तक कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद कार्रवाई को अमल में लाया गया। बता दें कि प्रदेश में अब तक करीब 537 मजारों को ध्वस्त किया जा चुका है। पौड़ी के बेस अस्पताल में शुरू हुई कार्डियो ओपीडी से मरीजों को फायदा हो रहा है। ओपीडी शुरू होने के बाद से अब तक करीब 33 मरीज जांच के लिए पहुंचे हैं, जिसमें 22 मरीजों का इको कार्डियो किया गया, जबकि अन्य की ईसीजी सहित दूसरी जांच की गई। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप मालवीय ने बताया कि अस्पताल में कार्डियो ओपीडी लगने के बाद कई मरीज परामर्श के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि बेस अस्पताल में ये सुविधा नहीं होने की वजह से मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा था। आज हम लोग की यहाँ पे श्रीनगर श्रीकोट बेस अस्पताल में तीसरी ओपीडी थी और आज भी लगभग हम लोगों ने 30 पेशेंट्स के आसपास देखे हैं, जिसमें से लगभग 20 से 25 पेशेंट्स का इकोकार्डियोग्राम हुआ है और 3-4 पेशेंट ऐसे थे जिनको आगे हायर जांच के लिए हम लोगों ने देहरादून बुलाया है। पिछली बार की ओपीडी में भी जिन 2-3 पेशेंट्स को बुलाया गया था उसमें एक पेशेंट की हार्ट की झिल्ली में पानी था, उसको वहाँ हम लोगों ने निकाला, उसकी जांच भी भेजी थी और उसके बाद फॉलोअप के लिए उसको यहीं पर ही बुलाया था। आज वो पेशेंट ओपीडी में भी आया, एकदम ठीक था। विकासनगर के बाड़वाला में अचानक यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया और इस वजह से वहां काम कर रहे करीब 11 मजदूर फंस गए। घटना की सूचना जैसे पुलिस को लगी, उसने एसडीएफ के साथ ही मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उफनती नदी को पार करते हुए रेस्क्यू टीम ने टापू पर फंसे महिला समेत 11 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं टीम ने लोगों से अपील की है कि बरसात के इस मौसम में नदी नालों से दूर रहें। चौकी से हमें सूचना मिली थी लगभग 8 बजे के आसपास, 8:20 के आसपास, जिसमें सूचना मिली थी कि डुमैत आश्रम के पास नदी में कुछ मजदूरों के फंसे होने की सूचना है, जिस पर हमने मौके पे आकर देखा, जिसमें लगभग 11 मजदूर थे, जिसमें 4 लेडीज़ थी और 7 जेंट्स थे और ये बीच नदी में फंसे हुए थे, जिनको हमने सकुशल निकाल दिया है। ये लगभग संभवतः ये खनन करने आए थे, जिसमें इनके 3 ट्रैक्टर भी है और इनका यही काम है, खनन वाले मजदूर है, ये नदी के किनारे ही रहते हैं। इनमें
रुड़की के डिफेंस कॉलोनी में पूर्व सैनिक ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक 40 साल के कुलदीप त्यागी ने घर में रखी राइफल को गर्दन के पास सटाकर ट्रिगर दबा दिया और गोली चलने की आवाज सुनते ही परिजन कमरे की ओर दौड़े तो वहां कुलदीप को लहूलुहान हालत में पड़ा देखा। उधर सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि मृतक ने कुछ साल पहले ही सेना से वीआरएस लिया था। और ये थाना रुड़की का मामला है जो आप जानना चाह रहे हैं। इंस्पेक्टर से मेरी बात हुई तो वो अभी घटनास्थल पे ही हैं। एफएसएल टीम को भी हमने बुलाया है तो पुष्टि हुई कि जो कुलदीप सन ऑफ ओमकार हैं, ये आर्मी से रिटायर्ड हैं, 62 ईयर इनकी एज है और शायद कुछ मानसिक तनाव या ऐसा कुछ जो परिजनों का कहना है। तो अभी दोपहर के समय इन्होंने अपनी खुद की जो लाइसेंसी वेपन है उससे सुसाइड किया है। बाकी एफएसएल टीम वहाँ पर पहुँचती है। घटनास्थल का एक बार प्रॉपर्ली हम नक्शा नजरी करेंगे और बॉडी को पोस्टमार्टम भेज दिया है पोस्टमार्टम के लिए। उधर दिनेशपुर के धीमरी सेतु में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक शव को मोर्चरी में रखा गया। पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुटी है। सूचना पर हम लोग यहाँ पे पूरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुँचे हैं क्योंकि डैम में पानी काफ़ी है। पानी को हमने इसका गेट खोला है। गेट खोलने के बाद हम पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं और हमने रेस्क्यू टीम भी बुला रखी है। रेस्क्यू टीम पहुँचने वाली है। जैसे ही थोड़ा पानी कम स्तर कम हो जाता करके हम उसको बॉडी को निकाल लेंगे। इसके बाद अगली जो भी कार्रवाई होगी उससे करेंगे। अभी तो बॉडी डैम के अंदर ही है, अभी बॉडी निकली भी है, कहीं कोई शनाख्त नहीं कर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी को राजशाही उत्तराखंड के मुखिया की कुर्सी। बीजेपी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम बने पुष्कर सिंह धामी। धाकड़ फैसलों और जनता से जुड़ाव ने दिया साथ। हरिद्वार में कांवड़ियों का भव्य स्वागत करने की तैयारी में उत्तराखंड सरकार। सीएम धामी ने ली बड़ी बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने नाम वाले फरमान पर जताई आपत्ति। कहा सदियों से चली आ रही कांवड़ यात्रा में नहीं हुआ कोई विवाद, अब पहचान बताकर फसाद कराना चाहती है बीजेपी सरकार। और काशीपुर के कुंडेश्वरी में 5 मजारों पर चढ़ाव। पीला पंजा ध्वस्तीकरण से पहले थमाया था नोटिस, नहीं मिला जवाब, तब हुआ लैंड जिहाद पर प्रहार।